दिखाना चाह रहे थे वीडियो वगैरह। हाँ, मैं दिखाना चाह रहा था एक वीडियो। ये वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारी जो मनरेगा, जिसके ऊपर हमने आंदोलन भी किया था किसानों का, मनरेगा मजदूरों को 100 दिन की जगह 200 दिन के काम देने के प्रोविजन की हमने बात की थी। और ये सरकार कह रही है कि जो बुआई का समय होता है या कटाई का समय होता है, उस समय मनरेगा मजदूरों को काम नहीं मिलना चाहिए। ये मैंने पहली बार सुना है कि गारंटी के तहत आप कब काम नहीं देना ये तो तय कर लीजिए, काम कब देना ये मत तय कीजिए। तो ये मैं सुनाना चाहता हूं, उसके बाद एक प्रश्न लेना चाहता हूं उस पर, देखिएगा। जी जी, बोलूंगा मैं इसको। जी जी जी। जी, मैं नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूँ। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पिछले 20 सालों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। ये एक इतना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसको बनाया गया तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने इससे पूरी सहमति दी। इसके द्वारा 100 दिन का रोजगार इस देश के गरीब से गरीब लोगों को मिलता है, हमारे गरीब से गरीब भाई बहनों को। हम सब जनप्रतिनिधि हैं महोदय। जब हम अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं, आप भी जानते हैं, दूर दूर से हमें दिख जाता है कि मनरेगा का कौन मजदूर है। सबसे गरीब होता है, चेहरे पे झुर्रियां होती हैं, हाथ मिलाए तो सर हाथ पत्थरों की तरह। हाँ सर, मैं कर रही हूँ, पहुंच रही हूँ, हाँ मुझे पहुंचने दीजिए। नहीं, 1 मिनट लूंगी, मुझे पहुंचने दीजिए। सर, उनके हाथ पत्थरों की तरह कठोर होते हैं क्योंकि इतनी मजदूरी करते हैं। तो सर, मेरा जो इस बिल पर ऑब्जेक्शन है, सर ये जो कानून है, इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहां जहां रोजगार की मांग है, वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है, देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ केंद्र से इसके लिए जो पूंजी जाती है, वो भी मांग पर आधारित होती है। यानी कि इस योजना के लिए जितने पैसे जहां भेजने हैं, कितने भेजने हैं, वह जमीनी परिस्थितियों पर आधारित होता है और मांग के आधार पर निर्धारित होता है। सर, इस विधेयक की अनुसूची 1 में उपनियम 4(1) और 4(2) द्वारा केंद्र को इजाजत दी गई है कि वह पहले से ही निर्धारित कर लें कि कितनी पूंजी कहां भेजी जाएगी। इससे संविधान के 73वें संविधान संशोधन को नजरअंदाज किया जा रहा है। सर महोदय, इसके जरिए ग्राम सभाओं को इस योजना की मांग की जमीनी परिस्थितियों के आधार पर तय करने का पूरा अधिकार दिया जाता था। आज वो अधिकार कमजोर किया जा रहा है। सर, आखिर बात है, एक मिनट, जब आप इस पे पूरी डिटेल चर्चा हो तो आप डिटेल बोलना, इस पे आपकी पार्टी। जी, मैं आगे की डिटेल बता देता हूं। हमारे संविधान की मूल भावना है कि हर एक व्यक्ति के हाथ में ताकत होनी चाहिए। वही मूल भावना पंचायती राज में है और ये अधिनियम उसी मूल भावना का विरोध कर रहा है। इस विधेयक के प्रबंधन से रोजगार का कानूनी अधिकार कमजोर हो रहा है, जो हमारे संविधान के विपरीत है। मनरेगा में 90% अनुदान केंद्र से आता था, लेकिन इस विधेयक के ज्यादातर प्रदेशों में अब 60% अनुदान ही आएगा। इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार पड़ेगा। ये उन प्रदेशों को और प्रभावित करेगा जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही केंद्र की जीएसटी के बकाया का इंतजार कर रही है। इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटाई जा रही है। ये विधेयक काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 करने की बात करता है, लेकिन इसमें मजदूरी बढ़ाने की कोई बात नहीं है। प्रफुल्ल जी, मेरा सवाल आपका बंगाल से रिलेटेड है। कितना पैसा मनरेगा का पिछले 5 सालों में ममता बनर्जी सरकार को मिला
और कितने रोजगार के साधन गारंटी जो 100 दिन का काम है उसमें क्या आंकड़ा आपका वेस्ट बंगाल का कहता है? जी देखिए, आंकड़े तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि उसके जो राजनीतिक परिणाम होते हैं और उसके जो दिखती है बातें वही हम लोग का विषय होता है। तो एट हैंड तो ये आंकड़े मेरे पास नहीं है इसमें में। लेकिन ये आप जो परसेंटेज की बात, भागीदारी की बात बताए, पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम है और सेंटर ये इसलिए लाया गया था क्योंकि ये केंद्र का कानून है और कई कानूनों के मिलने से एक दूसरे का, इसको अगर आप इम्पैक्ट एनालिसिस अगर नहीं करेंगे, अगर अकेले समझेंगे हम कानून को, तो दिक्कत होगी। इसलिए इसका इम्पैक्ट एनालिसिस करने के लिए हमको देखना होगा कि फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है उसको देखना होगा कि फूड सिक्योरिटी एक्ट को कैसे ये पूरा किया जा सकता है, क्योंकि भोजन का अधिकार सबको है। राइट टू एजुकेशन जो है उसको इनेबलिंग उसको कैसे होगी कि कोई आदमी एजुकेशन प्राप्त कर सके, भोजन ग्रहण कर सके। ये सब उस वातावरण में आया था जिस वातावरण में ये सब बहुत आर्थिक सोच ये थी कि भाई हमारे पास जो रिसोर्स है, सबसे बड़ा रिसोर्स हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है। तो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को और बढ़ाने के लिए, उच्च करने के लिए और कारगर करने के लिए पूरी दुनिया में हमारे जो काम मेहनत कश लोग हैं इन ये जाए, तो इसके लिए इनको मानवीय विकास के क्रम में इनको आगे बढ़ाने की जरूरत थी। और ये वही दौर था, वही सोच था जिसके बाद जैसो अर्जुन सिंह के समय में ही एजुकेशन जो हमारा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन मंत्रालय हो गया। तो मनुष्य की संभावनाओं को भी हमने संसाधन के रूप में स्वीकार किया। हालांकि यह कहा गया कि मनुष्य संसाधन नहीं हो सकता है, मनुष्य तो साध्य है, मनुष्यता साध्य है। मनुष्य को किसी और का संसाधन या साधन बनाना नैतिक रूप से गलत है। लेकिन यह एक दार्शनिक व्याख्या थी। राजनीतिक व्याख्या और यथार्थ की व्याख्या यह थी कि मनुष्य जो स्वयं साध्य है, सारी व्यवस्थाओं का खुद साध्य है, वह दूसरे के लिए साधन भी बनता है। अगर वह साधन न बने तो साध्य कैसे हो सकता है। फिलोसफिकल टर्म का इसमें इस्तेमाल करें तो निमित्त और उपादान की जो बात होती है, तो मनुष्य जो है सो निमित्त और उपादान दोनों है। यानी कि जैसे मैं 2 सेकंड का आपको समझ लूं, जैसे निमित्त और उपादान ये कहते हैं कि अगर कुम्हार ना हो तो घड़ा नहीं बनेगा, मिट्टी ना हो तो घड़ा नहीं बनेगी। तो मिट्टी निमित्त हो, मिट्टी उपादान है, क्योंकि मिट्टी को चाहिए कि बिना मिट्टी के कुम्हार घड़ा नहीं बना सकता है। तो मिट्टी उपादान है, लेकिन अगर कुम्हार न रहे तो भी घड़ा नहीं बनेगा। लेकिन अंतर क्या है कि मिट्टी अपने आप घड़े में बदल जाती है, लेकिन कुम्हार घड़े में नहीं बदलता है, मिट्टी बदलती है। तो कुम्हार इसका निमित्त हुआ और मिट्टी इसका उपादान हुआ। उसी प्रकार मनुष्य जो है वह अपने आप में साध्य भी है और साधन भी है। वह दूसरे के लिए साधन बन जाता है सेवा का, और दूसरा उसके लिए साध्य हो जाए, दूसरों के लिए वह साध्य होता है। तो ये बड़ा जटिल संबंध है, इस पर काफी बहस वगैरह हुई। तो उस समय से ये किया गया। तो ये सारे कानून एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अब इनका काम ये है कि हमारे यहाँ जो रॉ ये है लेबर फोर्स है, इसको लेकर के पूरी दुनिया में युद्धग्रस्त क्षेत्रों में भेजने का काम ये करते हैं, और हमारे यहाँ के लोग वहां जाकर के काम करें, जोखिम का काम करें, और मनुष्य के प्रति इनका कोई ये नहीं हो। और ये श्रम का मामला है। ये 200 दिन का भले बात बता दें, अभी ये बताएं जो सेंट्रली जो आइडिया, स्टेट की तो बात नहीं है, सेंट्रली आइडिया जब 100 दिन का काम इनको कहा गया तो क्यों कहा गया था? इसी क्योंकि एक गारंटी है इसमें कि इतना दिन का काम होगा। वो गारंटी पूरी नहीं की जाती है, क्योंकि उस गारंटी के फेल होने का जो मामला बनेगा अदालतों में, वहां तक जाने की क्षमता उस वर्ग को नहीं है, इसको गारंटी दी गई है। आप बाजार से हम बहुत सारा सामान खरीदते हैं जिसमें गारंटी वारंटी रहती है, लेकिन अगर सामान नकली निकल जाए तो उसमें 5% लोग भी जाकर के गारंटी क्लेम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गारंटी क्लेम करने में जाएंगे तो जो तेल निकल जाएगा 3 का 13 वो हो जाएगा, और फिर कौन इतनी परेशानी बोल ले, क्योंकि हमारे यहाँ तारीख पर तारीख उसी चलता है, फिर उतना लीगल इफिशियंसी नहीं है। तो इसीलिए जो गारंटी फेल होता है। तो कितना दिन का ये गारंटी होता है? और हम भारत नागरिक के रूप में हम यह नहीं देखना चाहिए हमें इसमें सेंट्रल ने क्या किया, स्टेट ने क्या किया। हमको हमारे लिए दोनों मिलकर के एक ही हैं। हम डबल इंजन नहीं बोलते हैं। वो सेंट्रल और स्टेट या यूनियन और स्टेट वो आपका पॉलिटिकल मैकेनिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, और सिटीजन के लिए तो एक ही सरकार होती है जो उसको मिलना चाहिए, उसका रोजी रोजगार नहीं होता है। तो इसलिए कम 100 दिन रखा गया कि रूरल इकोनॉमी में और भी लोगों को मजदूरों की जरूरत होगी तो उनके लिए जगह रखा जाए। ये 200 दिन का दे देंगे और काम के घंटे बढ़ाए हैं। अब काम का घंटा ही बढ़ रहा है,
200 दिन भी बढ़ा रहे हैं, मजदूरी नहीं बढ़ा रहे हैं। और हकीकत में आप क्या करेंगे उसके साथ में कि किसी को काम अलॉट ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपका मनोभाव तो वही है कि इकोनॉमी को गड्ढा खोदने वालों के हवाले कर दिया, ये जाएंगे वहां। ये नहीं जानते हैं कि किन्स थ्योरी क्या है, ये एडम स्मिथ ने क्या कहा। इस सब से कोई मतलब नहीं इनको मतलब है कि किसी प्रकार अब कोई कैपेसिटी बिल्डिंग न करके किसी प्रकार कुछ दाना पहुंचा दो, 5 केजी 10 केजी जो भी फिक्स करें वो देते रहो, और जिसको मैनेज नहीं किया सकता अदरवाइज उसका ट्रांसपोर्ट करते रहो, देते रहो, और किसी को अधिकार की मांग मत करो। एक्ट में अधिकार देता है, मिशन में अधिकार नहीं है। तो ये कृपा पर बरसाते हैं। इसीलिए सिर्फ मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सिर्फ नाम नहीं बदल रहे, कैरेक्टर बदल रहे हैं। ये जो जी राम जी जो है वो उसका एम क्या है, उसका एम मिशन है, मिशन। तो जो विकसित भारत रोजगार और जो लास्ट में जी है वो है ग्रामीण। तो ये जो गारंटी और ग्रामीण और मिशन ये इतना उलझा दिए हैं कि अब इसको अब एग्जैक्टली क्या ड्राफ्ट हुआ है वो अभी प्लेस होगा तब पता चलेगा। अभी तो सब आशंकाओं पर बात हो रही है। तो इसने प्रियंका गांधी जी ने ठीक इसको हस्तक्षेप उसमें किया अपने तरीके से, और कहा है कि जब तक ये प्लेस नहीं होगा तब तक क्या कहा है। इसीलिए इनका इरादा श्रम संबंधों पर नहीं है, इनका इरादा श्रम पर नहीं है अभी तो, इसलिए कि श्रमिकों की जिंदगी में कैसे खुशी आए, बाहर आए, ह्यूमन क्वालिटी कैसे डेवलप हो, ये इनका इरादा नहीं है। इनका इरादा कैसे है कि जो ठगी मुस्ताद हों, जो ट्रिक से काम ले, तर्क से नहीं ट्रिक से चलते हैं, ये साइंस नहीं टेक्निक से चलते हैं, और ये बुद्धि नहीं दुर्बुद्धि से चलते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या कीजिएगा। इसलिए इनका कोई उपाय नहीं, इनका एक ही उपाय है कि आप मंच से उतरिए। जब तक जादूगर मंच पर रहता है तभी तक उसकी टोपी से कबूतर निकलते हैं। मंच से उतर करके जनता के बीच में जैसे ही आएगा न तो उसकी टोपी रहती है न कबूतर रहता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, न टोपी रहती न कबूतर रहता है, ये सारा मंच का खेल है। और मैं आपके पास आता हूँ सुजाता जी, हर योजना का नाम बदल दिया जाता है, सरकार की सनक हमें समझ नहीं आती है। जब ऐसा किया जाता है तब केंद्र के पैसे खर्च करने पड़ते हैं, सारा एडवर्टाइजिंग पे चला जाता है, बिना चर्चा और सदन की सलाह के लिए विधेयक को पास कर दिया जाता है। 3 कृषि बिल प्राइम एग्जाम्पल। ये विधेयक को वापस इसलिए भी लिया जाना चाहिए क्योंकि 60% आप कह रहे हैं सरकार देगी सेंटर की, जो पहले 90% देती थी, और जिसका वो जीएसटी का हिस्सा भी नहीं मिल रहा है उसको कह रहे हैं आप 40% दीजिए। मतलब एक तरीके से उस स्कीम को निष्क्रिय कर रहे हैं। 40% स्टेट का ना बजट है ना उनके पास। अच्छा, फिर आप एक आंकड़ा और देखिए, मैं आपको जनरल बताता हूं। कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और जितनी भी ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं उनका जो स्टेट फिस्कल डेफिसिट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है ऑन करंट अकाउंट। और ये जो फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, बिहार का भी आप देख लीजिए, 10,000 रुपए जो महिलाओं के अकाउंट में गए, कल मुनादी होगी उनकी भी, नोटिस चलेगा भाई पैसे वापस करो। तो ये सब तो हो ही रहा है। इलेक्शन खत्म, पैसा हजम, 5 साल के लिए सरकार आ गई। और नीतीश कुमार ने कितनी बेशर्मी से, वो एक लड़की बेचारी, वो कोई इवेंट था वहां पर मेडिकल स्टूडेंट्स का, और उसका हिजाब तक खींच दिया उन्होंने। मतलब कि उनको अब वोट चाहिए नहीं, क्योंकि वोट तो ईवीएम मशीन से मिल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन आपको घर पे लाके परोस रहा है, तो आप क्यों किसी की इज्जत रिस्पेक्ट करेंगे। पहले तो आप डरते थे कि फलाना वोट नहीं देगा, अब वो डर खत्म हो गया। तो दोनों बातों पर मैं आपसे समझना चाहता हूं, मनरेगा स्कीम को खत्म करने की साजिश, और दूसरी बात, अब क्योंकि संयम है कोतवाल तो डर काहे का, तो अब वोटरों की भी जरूरत नहीं है, जिसका मर्जी चाहिए हिसाब खींचिए, जिसका मर्जी चाहिए इज्जत उछालिए बाजार में। जी तो सबसे पहले मनरेगा की बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी से नफरत जिसको होगी, उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? ये महात्मा गांधी के नाम से नफरत करते हैं, और इसी कारण से इन्होंने सोचा कि महात्मा गांधी से ऊपर मोदी जी अभी तो नॉन बायोलॉजिकल बन नहीं पाए, क्योंकि जनता ने उनको उनकी औकात, उनकी जगह दिखा दी थी। इस वजह से भगवान राम को बीच में लेके आए। लेकिन याद रखिए कि शायद आप ही अभी कह रहे थे कि भगवान का नाम इतना भी मत लो कि मतलब धराशायी हो जाओ, क्योंकि आप कब तक भगवान के नाम पर इस तरह का मजाक करोगे। क्योंकि भगवान की लाठी में ना देर भले ही हो सके मगर अंधेर तो नहीं होती है, और वो लाठी आवाज भी नहीं करती है। लेकिन इनको इस बात का डर इस वक्त इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पास सत्ता है, और उस सत्ता को बनाए रखने के लिए जो धीरे धीरे इनके हाथ से निकल रही है उसको मजबूती से पकड़ के रखने की कोशिश भर इनकी है, जिसमें ये फेल होंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मनरेगा की बात करें तो इस जो मनरेगा के मूल सिद्धांत थे वो क्या थे? वो राइट टू एम्प्लॉयमेंट था।
अगर कोई ग्रामीण परिवेश में कोई व्यक्ति ये कहता कि मुझे एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो आपको 100 दिनों का रोजगार उन्हें देना ही था। जबकि ये भी माना जाता है कि 55 से ज्यादा दिन का नहीं हो पाता था ज्यादातर केसेस में, क्योंकि मतलब इसमें कुछ कमियां थी। उन कमियों को तो आप ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप तो नाम बदल रहे हैं, क्योंकि नाम बदलने से सब ठीक हो जाएगा। अगर कोई इशू था तो आपने उस इशू को नहीं एड्रेस किया, ये साफ हो गया। अब पहले ये होता था कि जो गांव के लोग हैं, जो विलेज के काउंसिल्स होते थे, डेवलपमेंट काउंसिल्स बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट की साइड पे, उसी तरह से जो हमारे पंचायत थे वो डिसाइड करते थे कि कौन से विकास के कार्य हमारे गांव में होने चाहिए, और उनके लिए पैसा जो है सरकार बाध्य होती थी, उनको देना ही होता था। और इसमें मतलब वेतन है, वो पूरा का पूरा वेतन जो है वो या जो भी उसको कहते हैं फुल वेज सपोर्ट जो है वो केंद्रीय सरकार की तरफ से आता था, और जो मटेरियल कॉस्ट है उसका 75% जो है वो केंद्र सरकार करती है। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये इसमें जब इसका नाम बदल रहे हैं तो इसके अंदर क्या क्या है उसको भी समझ लिया जाए। इसका बजट, इसकी स्कीम, ये इसके अंदर जो कुछ भी है, जो भी प्रारूप है इसका, जो इसका क्या कहते हैं जो नियम कायदे हैं, वो तो केंद्र सरकार बनाएगी। यानी कि वो जो व्यक्ति आज मांगेगा काम, उसको राज्य की सरकार काम दे या ना दे, रूल तो वो वाले होंगे ना जो सेंटर ने बना दिए कि इसमें कितना बजट आएगा, ये 60-40 का जो बात हम इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन साथ ही आप मुझे बताइए कि कितने राज्य ऐसे हैं जो इस वक्त बार बार कह रहे हैं कि हमारा जीएसटी का जो बकाया है वो नहीं दे रही, मनरेगा का जो बकाया है वो नहीं दे रहे। आपको लगता है कि ऐसी स्थितियों में जो 40% उनको बेयर करना है, उस कॉस्ट को वो बेयर भी कर पाएंगे? लेकिन जिस प्रकार से ये पूरा का पूरा ये बिल इंट्रोड्यूस करने की बात आई, और 15 मतलब कल की बात ही तो है, कल हम डिस्कस भी कर रहे थे इसके ऊपर कि कल बिना आपने विपक्ष को से बातचीत करे केंद्र सरकार ने ये सोच लिया कि हमने इसको रिपील करने के लिए बिल को इंट्रोड्यूस करना। क्यों भाई? ये अभी तानाशाही हुई नहीं है, मोदी जी का राज नहीं है, ये सत्ता है जनता की, ये राज नहीं है मोदी का। ये मोदी जी को समझने की जरूरत है। लेकिन इस वक्त जिस तरह से ये शिफ्ट कर रहा है मतलब स्टेट के ऊपर बर्डन, ये 60-40 का, इसमें ये देखिए कि क्या लिखा हुआ है। द एक्सपेंडिचर, ये 8 पॉइंट पे, the expenditure under the scheme will depend on the number of persons reporting for work, wage rate and material and administrative components of the work. अगर कानून इंप्लीमेंट होता है पूरे देश में तो टोटल एस्टिमेट एनुअल रिक्वायरमेंट फंड के ऊपर, फंड जो है वो जो वेजेस है उसके ऊपर, जो मटेरियल है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा होगा उसकी देखरेख में, वो ₹1,51,282 करोड़ इंक्लूडिंग द स्टेट शेयर। और अगर इसको एस्टिमेट मतलब इसको देखें तो करीबन अब इसका कितना बड़ा हिस्सा राज्य सरकार को बेयर करना पड़ेगा। ये तो चलिए हमने बात करी है कि कैसे इस मतलब पूरे बिल में आप एक आंकड़ा दे रहे हैं और उसी से बता दे रहे हैं कि इसका कितना हिस्सा राज्य को, सारे राज्यों को मिलाकर देना होगा। आपको लगता है कि राज्य खर्च करेंगे इसके ऊपर? यानी कि गारंटी नहीं रहा ना। और जैसा कि अभी बोला प्रफुल्ल जी ने, बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से ये पूरा करा जा रहा है ये मिशन, और आपको याद होगा नेशनल फूड मिशन जब आया था तो उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। उसके बाद नेशनल फूड एक्ट आया था। तो इसका मतलब है कि आप इस वक्त इसे मिशन के तौर पे ला रहे हैं क्योंकि आपका मिशन केवल वोट है। और अगर मैं बात करती हूं कि जो चीजें मैंने इसमें देखी कि 125 दिन का, इसमें करीबन 55 दिन तो अभी लोगों को काम मिल रहा है। तो आप कौन से दिनों की बात कर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आया। लेकिन साथ में एक और चीज इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो लोकल प्लानिंग है ग्राम सभा के द्वारा जो करी जाती थी, अब विकसित ग्राम पंचायत प्लान जो प्रधानमंत्री गति शक्ति के हिसाब से करा जा रहा था उसके हिसाब से, जानते हैं, तो यानी कि बायोमेट्रिक्स आएगा, जियो टैगिंग आएगा और बाकी सारी चीजें होंगी जो
AI ऑडिट होंगे, वो कानून के हिसाब से अब कानून में ला दिए गए। तो आप मुझे बताइए, ग्रामीण परिवेश के लोग ये सारी चीजें कर सकेंगे? अभी कितने लोग हैं जो फोनों का इस्तेमाल कर लेते हैं? अभी भी देख लीजिए ना, कितने लोग हैं। कहा जरूर जाता है कि डिजिटल हो गया, अरे तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सरकार करती है किसी के अकाउंट में। लोग जाके अभी भी अकाउंट में से पैसा निकालने के लिए बैंकों में खड़े होते हैं गांव के अंदर। तो ये सारी चीजें ये बता रही है कि ये हमारे ग्रामीण लोगों को डिसएम्पावर करने के लिए। और एक आखिरी बात कह के बात समाप्त करती हूँ कि जवाहर रोजगार योजना वगैरह जो थे, उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले किस तरीके से मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं हो पाती थी, जो चीजें लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी, उसको ठीक करने की इस बार कोशिश करी गई है। लेकिन अगर बदलाव ही करना था तो केवल नाम का बदलाव करने के बजाय अगर सरकार इसमें ढंग से बदलाव करती तो बड़ी अच्छी बात होती है। एक इम्पोर्टेंट चीज है कि पहले जो था उसमें मनरेगा में जैसा था, इस बिल के अंदर जो महिलाएं SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज है, उनका मतलब मैंडेटरी नहीं है कि आपको उनको काम देना ही है। तो आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? मतलब आप सारे जो ऑलरेडी डिसएम्पावर्ड है, शोषित वंचित समाज है, उनको आप बाहर करने के चक्कर में बैठे हुए हैं और उनको उनकी इनके हिसाब से जगह दिखाने की ये बहुत ही बड़ी कोशिश है। इसका पूरा विरोध होगा और मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा इनको इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन इस वक्त शायद ध्यान भी भटकाने के लिए ये फायदा कर रही है इनका। लेकिन अब आगे देखते हैं कि क्या विपक्ष किस प्रकार से इसको हैंडल। जी, जो बात आपने बात करी थी हिजाब के बारे में, वो छूट गया था और वो बहुत बोलना बहुत जरूरी है कि आप कहीं के भी मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो, आपको ये अधिकार नहीं दिया जा सकता कि आप किसी का भी हिजाब खींचे। आप 10,000 रुपए में लोगों को एक उम्मीद दे रहे थे कि आप उनके लिए स्थितियां बेहतर करेंगे, इसी कारण से दिया। तो 10,000 रुपए आज वापस भी मांगे जा रहे हैं। और एक बच्ची का हिजाब जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने खींचा है, वो ये बता रहा है कि ये आज भारतीय जनता पार्टी के सामने किस कदर तक नतमस्तक हो गए, किस कदर तक वो एक बेटी को अपमानित महसूस करवा रहे हैं और मतलब अपने साथ उसकी तस्वीर खिंचवा कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा को कि हम तुम्हारे सारे काम करेंगे। मतलब ये एक ऐसी हार है जनता दल यूनाइटेड की भी और नीतीश कुमार की भी, जिन्होंने इतने साल राज किया और चाहे इधर गए या उधर गए, ये बता रहा है कि इस व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी सचमुच में बेहद ही कमजोर है और बेहद ही बीमार है। जी हाँ, और एक और चीज मैं जरूर कहूंगी, नथुराम गोडसे के नाम से ना हिजम जी, मेरे को बिल्कुल कोई मैस्कुलिनिटी वाली फीलिंग नहीं आती, मुझे कायर की फीलिंग आती है। और वो इसलिए क्योंकि जब ये पैदा हुए उसके पहले इनके दो भाई थे, शायद 2 भाई और एक बहन, जो भाई थे, लड़के थे उनके घर में, उनकी मृत्यु हो गई। तो माँ बाप को ऐसा लगा था कि उनके ऊपर टोटकेबाजी करी जा रही है, तो उन्होंने इस बच्चे के नाक में नथ पहना के रखा था। इसी कारण से इस बच्चे का नाम नथुराम पड़ा था। और उसके बाद जब एक और बेटा हुआ और सब ठीक रहा, तब जाके ये ओपनली बात बाहर आई कि ये नथुराम है, नथी नहीं है। जी।